हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अर्पिता की जिद सुनकर अभिमन्यु ने कहा, अर्पिता, अभी जिद मत करिए, हम अपना काम कंप्लीट किए बिना नहीं आएंगे। आप जानती हैं इस प्रोजेक्ट की हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। अब हम अपने मकसद में कामयाब होकर ही वापस लौटेंगे। और आप मासा की बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम उदयपुर के बेस्ट डॉक्टर को मासा के ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। हम सब कुछ अरेंज कर देंगे और समर्थ को सब कुछ बता देंगे। आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जब तक हम वहां नहीं आते, आप मासा के साथ ही रहिए, उनका पूरा ख्याल रखिए और अपना भी। अर्पिता उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाई। उसने धीमी आवाज में हामी भरी और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अभिमन्यु ने फोन साइड में रखा और अपने आप से बात करते हुए बोला, जिस तरह अर्पिता और समर्थ ने हमें सारी बातें बताई हैं, उससे हमें इतना तो समझ आ गया है कि वहाँ मामला बिगड़ता जा रहा है। लेकिन अगर सच में हमारे बड़े भाई वापस आ चुके हैं, तो फिर उनका पूरी तरह हक बनता है और हम किसी से उसका हक छीनने में विश्वास नहीं रखते। वैसे भी हमें राजगद्दी का कोई लालच नहीं है, लेकिन चाचा जी ने जो किया और जो अभी कर रहे हैं, उसकी सजा तो उन्हें मिलेगी ही। अपने आप से ये सारी बातें करने के बाद अभिमन्यु शीशे के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने अपनी कोट का बटन लगाया और शीशे में देखते हुए कहा, वह सब हम वहां जाकर देख लेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इप्शिता से बात करना है और हम आज उनसे बात करके उन्हें पूरी सच्चाई बता देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। इतना बोलकर अभिमन्यु ने घड़ी देखी। अभी 3:30 हो रहे थे और वो तुरंत उस रेस्टोरेंट की तरफ निकला जिसकी लोकेशन इप्शिता ने सेंड की थी। वहीं दूसरी तरफ इप्शिता अपने रूम में लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की थीं, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद इप्शिता की आंख खुली और उसने देखा कि 4:30 बज रहे थे। इप्शिता उठी और वॉशरूम गई। उसने अपना चेहरा धोया और फ्रेश होने के बाद मुंह पोंछते हुए शीशे के सामने आकर खड़ी हुई। इप्शिता के चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था। उसने सिर्फ सनस्क्रीन लगाई और चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। जैसे ही इप्शिता रूम से बाहर आई, उसने देखा कि नंदिनी की मॉम लिविंग एरिया में बैठी हुई थीं। वह अपने लैपटॉप पर शायद अपने वीडियो की एडिटिंग कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने इप्शिता को बाहर निकलते देखा, वह अपनी जगह से उठकर खड़ी होती हुई बोली, इप्शिता बेटा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? इप्शिता ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम काफी देर से रूम में थे तो हमें सफोकेशन होने लगा, इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, आप प्लीज परेशान मत होइएगा। नंदिनी की मॉम ने जैसे ही उसकी बात सुनी, वह सीधे इप्शिता के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, इप्शिता बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इप्शिता ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है आंटी, आपको इतना परेशान होने की। और वैसे भी हम कोई छोटी बच्ची नहीं है, आप सब हमें इस तरह ट्रीट करते हैं, भाई और आप भी, लेकिन हम अपना ख्याल रख सकती हैं। आप प्लीज परेशान मत होइए, और आप वैसे भी अपना काम कर रही थी ना। नंदिनी की मॉम ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, वो बस थोड़ी सी एडिटिंग थी, वही कर रही थी। इप्शिता ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हाँ तो ठीक है, आप अपनी एडिटिंग कंप्लीट करिए, और वैसे भी हम बस यहीं पार्क तक जाएंगी और कुछ ही देर में वापस आ जाएंगी। वैसे भी काफी देर से हमारा सिर दर्द हो रहा था, पर अब काफी आराम मिल गया है, तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर टहलना चाहती हैं। अगर बाहर जाकर थोड़ी ताज़ी हवा में रह लेंगी तो काफी बेटर फील करेंगी। इतना बोलकर इप्शिता ने अपना मोबाइल फोन अपने पर्स में डाला और वो चुपचाप अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। इप्शिता रास्ते में थी और उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थीं। वह अपने आप से बोली, आखिर ऐसी क्या बात है जो अभिमन्यु हमसे बात करने के लिए इतना डेस्परेट हो रहा है? क्या हम उनसे मिलकर सही कर रहे हैं? हमने ना ही उदय भाई को बताया और ना ही नंदिनी को। क्या हमें उन दोनों में से किसी को बताकर अभिमन्यु से मिलना चाहिए था? क्या हम नंदिनी को ये बात बताएं, क्योंकि भाई को ये बात बताना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि भाई जिस तरह से अभिमन्यु से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, उससे तो इतना ही समझ में आया है मुझे कि अब भाई बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा अभिमन्यु के साथ कोई रिलेशन हो। क्या करें? नंदिनी को इस बारे में बताएं क्या? इप्शिता के दिमाग में जैसे ही ये बात आई, वह अपना फोन निकालकर नंदिनी के नंबर की तरफ देखने लगी, और तभी उसने अपना फोन वापस पर्स में रखते हुए कहा, हम भी कहाँ नंदिनी के बारे में सोच रहे हैं, और वैसे भी नंदिनी अब हमारी बेस्ट फ्रेंड होने से पहले हमारी भाभी है,
और अगर हमने नंदिनी को ये बात बताई तो वह भाई को ये बात जरूर बता देगी, और फिर पता नहीं भाई किस तरह से रिएक्ट करेंगे। आई थिंक मुझे अभी इस बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी अभिमन्यु ने कॉल पर स्पेशली ये बात कही थी कि हम किसी को भी अपने साथ लेकर ना आएं, इसीलिए हम अकेले ही जा रही हूँ। एक बार हम अभिमन्यु से मिल लेते हैं, आखिर हमें भी तो पता चले कि वह ऐसी कौन सी बात है जो हमें बताना चाहते हैं। इप्शिता ये सारी बातें सोचते हुए सीधे उसी रेस्टोरेंट में पहुंची, और जैसे ही इप्शिता रेस्टोरेंट के अंदर आई, उसने देखा कि अभिमन्यु पहले से ही वहां बैठा उसका वेट कर रहा था। उसने घड़ी देखी, 4:30 बज रहे थे। इप्शिता ने घड़ी देखकर खुद से कहा, हमने अभिमन्यु से कहा था कि हम उनका वेट नहीं करेंगे, और हमें ही इतनी देर हो गई। आई थिंक शायद अभिमन्यु काफी देर से यहाँ बैठकर हमारा वेट कर रहे हैं। इससे ये बात तो समझ में आ गई है कि अभिमन्यु के लिए हम आज भी इम्पोर्टेंट हैं, और वह हमसे बात करने के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। इसीलिए तो वो यहाँ पर इतनी देर से बैठकर हमारा वेट कर रहे हैं। इतना बोलकर वो आगे बढ़ी और उसने कहा, ठीक है, अगर अभिमन्यु चाहते हैं कि हम उनसे बात करें तो यही सही है। एक बार हम उनसे बात करके देखते हैं कि आखिर वो क्या सफाई पेश करने वाले हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अपने मन में ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसने अपने मन में कहा, वजह क्या हो सकती है उनकी शादी के मंडप में ना आने की। हम इतना तो जानते हैं, वह शादी करने के लिए सिर्फ इसीलिए राजी हुए थे क्योंकि उनकी मासा ने उन्हें कहा था, और अगर वो शादी के दिन मंडप में नहीं आए तो हो ना हो उसका रीजन तो बस एक ही हो सकता है। इतना बोलकर इप्शिता अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्शिता को देखा, वह जल्दी से अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और उसने इप्शिता की तरफ देखा। इप्शिता के चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, और फिर भी वह काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। इप्शिता का ड्रेसिंग सेंस पहले से बिल्कुल बदल गया था। इप्शिता ने छोटा क्रॉप टॉप और जीन्स पहनी हुई थी, और उसके एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट था। इप्शिता ने गुची का एक छोटा सा ब्लैक कलर का पर्स लिया हुआ था, और दूसरे हाथ में उसका आईफोन था। अभिमन्यु ने इप्शिता को सिर से लेकर पांव तक देखा और अपने मन में कहा, इप्शिता तो बहुत ही हॉट लग रही है। वैसे पहले मुझे लगा नहीं था कि वह ऐसे कपड़े भी पहनती होगी, लेकिन ये तो उन पर बहुत सूट कर रहा है। वैसे वह मुझे हर कपड़ों में ही अच्छी लगती हैं, और आज तो कुछ ज्यादा ही, इतने दिनों बाद मेरे सामने इतने नजदीक। वह ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था, और इप्शिता हाथ बांधकर उसके सामने खड़ी हुई थी और उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात नोटिस की, तुरंत ही वह इप्शिता की तरफ देखकर बोला, इप्शिता थैंक यू यहाँ आने के लिए, आइए बैठिए। इप्शिता ने अभिमन्यु की बात का कोई जवाब नहीं दिया, और वो चुपचाप अभिमन्यु के बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठ गई। अभिमन्यु काफी ज्यादा खुश लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बस अब इप्शिता फाइनली उससे मिलने आ गई है, और अब वो उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर लेगा। अभिमन्यु ने उसे देखकर अपने मन में कहा, हम इप्शिता के मन से आज अपने लिए जितनी भी गलत फहमियां हैं उसे क्लियर कर देंगे। अभिमन्यु ने मेन्यू कार्ड उठाते हुए कहा, क्या लेंगी आप इप्शिता, हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी, क्योंकि हमें पता है आपको सॉफ्ट ड्रिंक या जूस इतना पसंद नहीं है। इप्शिता ने ये सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा और अपने मन में सोचा, इतने दिनों के बाद अभिमन्यु को आज भी हमारी पसंद और नापसंद याद है। इप्शिता को काफी अच्छा फील हुआ, लेकिन फिर भी एकदम सीरियस लुक के साथ उसने सीधे ही कहा, हम यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आए हैं, हम कुछ भी नहीं लेंगे, इसलिए आप जो भी बात करनी है जल्दी हो बात करिए, हमें जल्दी वापस घर भी जाना है। इप्शिता अभिमन्यु से इतना बोलकर चुप हुई, और तभी अभिमन्यु ने कहा, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, इसीलिए आप इस तरह हमसे इतना रूड बिहेव कर रही हैं, लेकिन एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए तो उसके बाद आप समझ जाएंगे कि उस दिन हमने ऐसा क्यों किया। आप बस एक बार हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ये बहुत बड़ा कदम था, हमने भी ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचा, लेकिन जब हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला तभी हमने इतना बड़ा कदम उठाया। इप्शिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, इतनी भी बड़ी आखिर क्या बात थी जो आप हमें शादी के मंडप में अकेला छोड़कर वहां से चले गए। अगर अभिमन्यु कोई भी प्रॉब्लम थी तो आप हमें बता सकते थे, आपने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। और वैसे भी हम जानते हैं आप ये शादी कभी नहीं करना चाहते थे, आप तो सिर्फ अपनी माँ सा के दबाव में आकर ये शादी कर रहे थे। और इतना बोलते बोलते इप्शिता चुप हो गई और अभिमन्यु ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा,
कैसे बताएं हम आपको ये बात इप्शिता, क्योंकि हमें डर था अगर हमने आपको ये बात बताई तो पता नहीं उस वक्त आप हमारी बात पर यकीन करती या नहीं, और अगर हम आपको ये बात बताते तो पता नहीं आप हमारे बारे में क्या सोचती, और शायद जब तक हम आपको ये बात बताते और समझाने की कोशिश करते तब तक शायद बहुत देर हो जाती, और हम ऐसी सिचुएशन में थे कि हम एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर जरा भी टाइम वेस्ट होता तो शायद हम आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देते, और हम ऐसा नहीं कर सकते थे। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, इप्शिता उसे घूरते हुए बोली, इतनी भी बड़ी आखिर क्या बात थी जो आप हमें शादी के मंडप में अकेला छोड़कर वहां से चले गए? अगर अभिमन्यु कोई भी प्रॉब्लम थी तो आप हमें बता सकते थे। आपने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा, और वैसे भी हम जानते हैं आप ये शादी कभी नहीं करना चाहते थे। आप तो सिर्फ अपनी माँ सा के दबाव में आकर ये शादी कर रहे थे। और इतना बोलते बोलते इप्शिता चुप हो गई और अभिमन्यु ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, कैसे बताएं हम आपको ये बात इप्शिता, क्योंकि हमें डर था अगर हमने आपको ये बात बताई तो पता नहीं उस वक्त आप हमारी बात पर यकीन करती या नहीं, और अगर हम आपको ये बात बताते तो पता नहीं आप हमारे बारे में क्या सोचती, और शायद जब तक हम आपको ये बात बताते और समझाने की कोशिश करते तब तक शायद बहुत देर हो जाती, और हम ऐसी सिचुएशन में थे कि हम एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर जरा भी टाइम वेस्ट होता तो शायद हम आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देते, और हम ऐसा नहीं कर सकते थे। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, इप्शिता उसे घूरते हुए बोली, हम यकीन करते या नहीं वो बात तो आपको हमें बताने के बाद सोचनी चाहिए थी ना। आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, और आपने हमें वो बात बताई ही नहीं। रही बात हमें खोने की, तो आप हमें पहले ही खो चुके हैं। आप ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पर आए हैं और आप अगर हमसे माफ़ी मांगेंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमसे माफ़ी की उम्मीद मत करिएगा। हमने आपको प्रॉमिस किया था, सिर्फ इसीलिए हम यहाँ आई हूँ, वरना हमारा यहाँ आपके पास आकर आपसे बात करने का कोई मूड नहीं था। अब बताइए आखिर बात क्या है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, कैसे बताएं हम आपको ये बात इप्शिता, क्योंकि हमें डर था अगर हमने आपको ये बात बताई तो पता नहीं उस वक्त आप हमारी बात पर यकीन करती या नहीं, और अगर हम आपको ये बात बताते तो पता नहीं आप हमारे बारे में क्या सोचते, और शायद जब तक हम आपको ये बात बताते और समझाने की कोशिश करते तब तक शायद बहुत देर हो जाती, और हम ऐसी सिचुएशन में थे कि हम एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर जरा भी टाइम वेस्ट होता तो शायद हम आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देते, और हम ऐसा नहीं कर सकते थे। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, इप्शिता उसे घूरते हुए देखकर बोली, हम यकीन करते या नहीं वो बात तो आपको हमें बताने के बाद सोचनी चाहिए थी ना। आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, और आपने हमें वो बात बताई ही नहीं। रही बात हमें खोने की, तो आप हमें पहले ही खो चुके हैं। आप ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पर आए हैं और अगर आप हमसे माफ़ी मांगेंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमसे माफ़ी की उम्मीद मत करिएगा। हमने आपको प्रॉमिस किया था, सिर्फ इसीलिए हम यहाँ आए हैं, वरना हमारा यहाँ आपके पास आकर आपसे बात करने का कोई मूड नहीं था। अब बताइए आखिर बात क्या है? अभिमन्यु ने इप्शिता की ये बात सुनते ही कहा, क्या आप हमारी पूरी बात सुनने के बाद भी हमें माफ़ नहीं करेंगी? इप्शिता ने बिना किसी झिझक के तुरंत नहीं में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपने हमारे और हमारे परिवार के साथ जो किया है उसके बाद आप माफ़ी के लायक नहीं हैं अभिमन्यु। इप्शिता, इस बात को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। इतना बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। इप्शिता अभिमन्यु से नजरें नहीं मिला रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अभिमन्यु की आंखें उसकी कमजोरी हैं, और अगर वो उसकी आंखों में देखेगी तो जरूर कमजोर पड़ जाएगी और आसानी से माफ कर देगी उसका मासूम चेहरा देखकर, और इस वक्त वो बस कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अभिमन्यु ने इप्शिता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा,
ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं और बेशक आप हमें माफ मत करिएगा, लेकिन कम से कम एक बार हमारी बात शांति से सुन लीजिए। इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ की तरफ देखा। जैसे ही अभिमन्यु ने अपना हाथ इप्सिता के हाथ पर रखा था, इप्सिता के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थीं और वो अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने तुरंत अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ के नीचे से निकाल लिया। अभिमन्यु इप्सिता को ऐसा करते देखकर थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हुआ और उसने इस तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि हमारी वजह से आप इतना हर्ट हुईं। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम हर्ट हुई वो बात की बात थी, और वैसे भी उस बात को बीते हुए 6 महीने बीत चुके हैं। हम बहुत अच्छी तरह से मूव ऑन हो चुकी हैं और बेहतर होगा कि आप भी मूव ऑन हो जाइए, और जिस वजह से आपने शादी तोड़ी थी आप उसके साथ खुश रहिए। इप्सिता की बात सुनते ही अभिमन्यु की भौहें सिकुड़ गईं और उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका? इप्सिता ने बिना किसी भाव के सीधे ही कहा, वही जो आपको समझ में आ रहा है। हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने हमसे शादी क्यों नहीं की। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल थी ये सब कुछ बोलते हुए, और उसे बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। आखिर मॉडल होने का पूरा फायदा उठा रही थी और इस वक्त भी उसका मॉडल फेस ही वहां पर बना हुआ था। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, क्या सच में आपको भी ये बात पता है? इप्सिता ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा, बिल्कुल पता है, क्योंकि आपने खुद ही हमसे ये बात कही थी कि आप अभी तक अवंतिका से ओवर नहीं हो पाए हैं। आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, तो हम जानते हैं आपने उनकी वजह से हमसे शादी नहीं की। और एक तरह से देखा जाए तो आपने बहुत अच्छा ही किया, क्योंकि अगर आप हमसे शादी कर भी लेते तो शायद हम दोनों में से कोई भी खुश न रहता। वैसे भी जब प्यार आप उनसे करते हैं तो हमसे शादी करना, एक तरह से देखा जाए तो हम दोनों की ही जिंदगी खराब होने वाली थी। और अच्छा ही हुआ जो आप उस दिन शादी के मंडप में नहीं आए। कम से कम आज हम अपनी लाइफ में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश तो हैं। अभिमन्यु इप्सिता की आंखों में एक अलग ही दर्द महसूस कर पा रहा था। भले ही इप्सिता ये सारी बातें बोलते हुए मुस्कुरा रही थी, लेकिन अभिमन्यु बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो बेईमानी से मुस्कुरा रही है। और अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं इप्सिता, गलत समझ रही हैं। हम मानते हैं कि हमने आपसे ये बात खुद कही थी कि हम अवंतिका से प्यार करते थे, लेकिन अवंतिका का अब हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए अब अगर कोई मायने रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ओह रियली? हम अगर आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती तो उस दिन आप हमारे साथ ऐसा नहीं करते। और अब भले ही आप इस बात को चाहें जैसे बोलें, हमें आपकी बात पर यकीन नहीं होगा। और जब हम ये बात जानते हैं कि आप अवंतिका से प्यार करते हैं, तो फिर आपको इस तरह से हमारे आगे पीछे घूमकर हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर थोड़ा इरिटेट हो गया था और उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप गलत समझ रही हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। हम अवंतिका से नहीं बल्कि हम आपसे। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि वो इतना बोलते बोलते अचानक से चुप हो गया और इप्सिता का दिल एकदम तेजी से धड़का, क्योंकि जो वो शायद सोच रही थी अभिमन्यु भी वही बोलने वाला था, और इसलिए वो अभिमन्यु की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगी। उसने अभिमन्यु की ये आधी अधूरी बात सुनी और उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए इप्सिता, हम जब उस दिन मंडप में आने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उससे कुछ देर पहले ही हमें एक ऐसी बात पता चली थी जो सुनकर हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा था कि हम कुछ और कर पाते। इसीलिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया। इप्सिता ने अभिमन्यु को बोलते हुए देखकर कहा, आखिर ऐसी भी कौन सी बात आपको पता चली थी जिसकी वजह से आपने सब कुछ किया? क्या हम ये बात जान सकते हैं? इप्सिता के मुंह से ये बात सुनकर अभिमन्यु ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया, और वो अपनी बात बोलने जा ही रहा था कि तभी अभिमन्यु के पीछे से एक सख्त आवाज आई, इप्सिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इप्सिता ने जैसे ही उस आवाज की तरफ अपना सर उठाकर देखा, इप्सिता का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। इप्सिता को इस तरह डरते देखकर अभिमन्यु पीछे मुड़कर देखने लगा। सामने एक 6 फुट का हट्टा-कट्टा आदमी खड़ा था जिसने 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में महंगी घड़ी थी। वो दिखने में ही काफी रिच फैमिली का लग रहा था। अभिमन्यु भी उस आदमी को घूर कर देखने लगा।
तभी इप्शिता उस आदमी के पास गई और उसने कहा, अथर्व सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अथर्व ने इप्शिता को सर से लेकर पैर तक देखते हुए कहा, ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर रहा हूँ ना कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस टाइम पर। इतना बोलकर वो अभिमन्यु की तरफ देखने लगा। अभिमन्यु उसकी ये बात सुनकर उठा और इप्शिता के बगल में आकर खड़ा हो गया। अथर्व ने देखा कि इप्शिता अभिमन्यु के साथ बड़ी अच्छी लग रही थी। वो दोनों एक साथ जब खड़े हुए तो बिल्कुल कपल वाइब दे रहे थे। अथर्व काफी ज्यादा चिढ़ गया क्योंकि जो सामने नजर आ रहा था वो बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो इप्शिता को अभिमन्यु के साथ नहीं देख पा रहा था और उसे पता भी नहीं था कि आखिर उसके साथ खड़ा वो शख्स कौन है और वो इप्शिता का क्या लगता था। उसने इप्शिता की तरफ देखकर अपनी आंखों की पुतलियों को सिकोड़ते हुए कहा, एक सेकंड इप्शिता, जहां तक मुझे याद आ रहा है मुझे नंदिनी ने कहा था कि आज तुम स्टूडियो नहीं आओगी क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हो। इप्शिता उसकी बात सुनकर बोली, हाँ सर, वो हम एक्चुअली। इप्शिता बोलते हुए सोच रही थी और बोलते वक्त उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। तभी अथर्व ने अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ बोलने के लिए नंदिनी को बोला था या फिर तुम स्टूडियो ना आने का बहाना बना रही थीं? आखिर बात क्या है? इप्शिता ने अथर्व की बात सुनते ही तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, एक्चुअली हम कोई बहाना नहीं बना रहे थे और नंदिनी ने भी आपसे झूठ नहीं बोला। एक्चुअली सुबह सच में हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे सर में काफी ज्यादा हेडेक हो रहा था, हमसे आंख भी नहीं खोली जा रही थी, इसीलिए आज हम स्टूडियो नहीं आईं। इप्शिता की ये बात सुनकर अथर्व ने अभिमन्यु की तरफ घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें इस टाइम भी घर से बाहर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम तो यहाँ पर किसी के साथ बहुत बिजी हो। अभिमन्यु ने जैसे ही अथर्व के मुंह से ये बात सुनी, उसने अथर्व के सामने आकर कहा, एक्सक्यूज मी, इप्शिता अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं और क्या नहीं, हमें नहीं लगता तुम्हें इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। और वैसे भी तुम इप्शिता के बॉस हो तो तुम्हें वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों बताएं? अभिमन्यु ने अथर्व की तरफ घूर कर देखते हुए ये बातें बोली। अथर्व ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तुम भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। एंड इप्शिता, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो और ये है कौन? इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, वो एक्चुअली ये हमारे फ्रेंड हैं, कुछ दिनों के लिए मुंबई आए हैं, इसीलिए हम इनसे मिलने और कुछ बात करने के लिए आए थे। अथर्व ने उसकी बात सुनकर नाराजगी जताते हुए कहा, बात करने के लिए? हमने तो तुमसे कई बार कॉफी के लिए पूछा, लेकिन तुमने तो मुझे हर बार बड़ी ही आसानी से मना कर दिया और अब यहाँ अपने फ्रेंड के साथ आराम से यहाँ पर बैठी हो। क्या ऐसा करना ठीक है? इप्शिता अथर्व की बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, आई एम सॉरी अथर्व सर, बट। इप्शिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु अथर्व की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, वेट अ मिनट, तुम इप्शिता के साथ कॉफी पीने के लिए क्यों बोल रहे थे? तुम तो उनके बॉस हो ना, तो फिर हमें नहीं लगता कोई भी बॉस अपनी किसी एम्प्लॉय के साथ कॉफी पीने के लिए बोलता है। टू बी कंटिन्यूड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता ने अथर्व की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी अथर्वा सर, बट। इप्शिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु अथर्व की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, वेट अ मिनट, तुम इप्शिता के साथ कॉफी पीने के लिए क्यों बोल रहे थे? तुम तो उनके बॉस हो ना, तो फिर हमें नहीं लगता कोई भी बॉस अपनी किसी एम्प्लॉय के साथ कॉफी पीने के लिए बोलता है। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु काफी जलन महसूस कर रहा था। उसने ये बात अथर्व को घूरते हुए ही कही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी अथर्व को कच्चा चबा जाएगा। इप्शिता ने अभिमन्यु और अथर्व दोनों की तरफ देखा। वे दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। इप्शिता ने अपने मन में सोचा, हमें कोई बहाना तो ढूंढना होगा, वरना अथर्व तो एक के बाद एक सवाल पूछते जाएंगे और अभिमन्यु, वो तो अथर्व सर से डरने वाले हैं नहीं। क्या करें, हम कैसे इन दोनों को एक दूसरे से दूर करें? इप्शिता यही सोच रही थी, तभी उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अथर्व सर, लिसन टू मी प्लीज। एक्चुअली हमारा इनसे बात करना थोड़ा इम्पोर्टेंट था,
इसीलिए हमने आज स्टूडियो से लीव ले ली। आप प्लीज अब यहाँ से जाइए, हम कल स्टूडियो में आपसे इस बारे में बात करते हैं। और रही बात कॉफ़ी की, तो हम आपके साथ कॉफ़ी पर भी चलेंगे और आपको सब कुछ समझा देंगे, बट प्लीज अभी यहाँ से चले जाइए। अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनते ही हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 1 मिनट इप्शिता, आप क्यों उनके साथ कॉफ़ी पर जाएंगी? ये तो आपके बॉस है ना, आप क्या बोल रही हैं? आपको समझ में भी आ रहा है? इप्शिता ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु प्लीज 1 मिनट के लिए आप चुप रहेंगे, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल आप बात करिए, लेकिन आप क्या बात कर रही हैं इस बात पर भी ध्यान दीजिए। आप ऐसे किसी के साथ कॉफी पर जाने के लिए कैसे मान सकती हैं? अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा। इप्शिता ने अपनी आंखें बंद की और गुस्से से चिढ़ते हुए कहा, अभिमन्यु कैन यू प्लीज बी क्वाइट जस्ट फॉर अ मिनट। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हम चुप नहीं रहेंगे। अथर्व अभिमन्यु को घूर रहा था। अभिमन्यु जिस तरह इप्शिता से बात कर रहा था और जिस तरह वो उस पर अपना अधिकार जता रहा था, ये देखकर अथर्व को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। अथर्व कुछ बोल पाता उससे पहले ही इप्शिता ने अथर्व का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज सर अभी आप यहाँ से जाइए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अभिमन्यु ने इप्शिता को अथर्व का हाथ पकड़ते हुए देखा। उसने तुरंत इप्शिता का हाथ अथर्व के हाथ से छुड़ाया और इप्शिता का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, आप हमारे सामने इनका हाथ कैसे पकड़ सकती हैं इप्शिता, हाउ कुड यू। इतना बोलते हुए अभिमन्यु ने इप्शिता को अथर्व के सामने अपने बिल्कुल करीब कर लिया और इप्शिता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए ये सवाल पूछ रहा था। इप्शिता ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, अभिमन्यु प्लीज काम डाउन। अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, सीरियसली इप्शिता, इतना सब देखने और सुनने के बाद भी आप हमें शांत रहने के लिए कह रही हैं। अथर्व अभिमन्यु को इस तरह इप्शिता से बात करते हुए देख रहा था। वो इप्शिता के पास आते हुए बोला, इप्शिता आखिर ये है कौन, इसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है और ये इस तरह से तुम पर इतना हक क्यों जता रहा है? अभिमन्यु में अथर्व की तरफ घूरते हुए कहा, तुमसे क्या मतलब, हमारा इप्शिता के साथ कोई भी रिश्ता हो हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। अथर्व ने अथर्व की तरफ देखा और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ और तुम्हें इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। इप्शिता मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कौन है ये बदतमीज आदमी जिसे दूसरों से बात करने की भी तमीज नहीं है? इतना रूडली कोई किसी से कैसे बात कर सकता है? अभिमन्यु अथर्व के करीब गया। उसने अथर्व के कॉलर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी उसने इप्शिता की तरफ देखा और अपने गुस्से पर काबू करते हुए अथर्व के कॉलर को ठीक करते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये हमारा रूडली बिहेवियर नहीं बल्कि पोलाइट बिहेवियर है। शुक्र मनाओ कि हमने तुमसे इतनी इज्जत से बात की है और अभी के अभी अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो फिर रूड साइड भी शायद तुम्हें आज ही देखने को मिल जाए। अथर्व ने अभिमन्यु का हाथ अपने कॉलर से झटकते हुए कहा, हाँ तो ऐसा भी क्या कर लोगे तुम? इप्शिता ने देखा कि उन दोनों के बीच गर्मागर्मी बढ़ रही थी और वे दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े थे कि जैसे मानो अभी थोड़ी देर में वे एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। इप्शिता ने उनके बीच जाकर उन्हें एक दूसरे से दूर किया। उसने अभिमन्यु के सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अभिमन्यु प्लीज यहाँ से जाइए, हम यहाँ पर कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते। और रही बात आपसे बात करने की, तो हम बाद में आपसे मिलकर आपकी पूरी बात सुन लेंगे, लेकिन प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए। अभिमन्यु अथर्व की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, हम क्यों जाएं? अपने इस बॉस को जाने के लिए बोलो। वैसे भी हम दोनों पहले से बैठे थे, यही हमारे बीच में आकर बोला है। अभिमन्यु की बात पर अथर्व कुछ बोल पाता उससे पहले ही इप्शिता ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज सर आप भी जाइए, हम कल ऑफिस में आपसे बात करते हैं। इप्शिता इतना बोलकर अभिमन्यु को भी वहां से जाने के लिए फिर से बोली, अभिमन्यु आप भी जाइए यहाँ से, बस बहुत हो गया। अभिमन्यु में इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली इप्शिता, आपको लगता है हम यहाँ पर आपको अकेला छोड़कर कहीं जाएंगे? इप्शिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसका हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा,
आपको हमारी कसम अभिमन्यु, प्लीज यहाँ से जाइए और यहाँ पर कोई ड्रामा क्रिएट मत करिए। जैसे ही इप्शिता ने अभिमन्यु का हाथ अपने सिर पर रखा, अभिमन्यु इप्शिता के चेहरे की तरफ देखने लगा। इप्शिता ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, प्लीज अभिमन्यु, जाइए यहाँ से। अभिमन्यु ने इप्शिता के सिर से अपना हाथ हटाया और बिना कोई बहस किए इस बार चुपचाप वहाँ से बाहर चला गया। इप्शिता ने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व उन दोनों के बॉन्ड को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ गया था, इसीलिए उसने भी इप्शिता से और कुछ नहीं पूछा और दूसरे गेट से वहां से निकल गया। इप्शिता अपना सिर पकड़कर उसी चेयर पर बैठ गई और बोली, हमारे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। इप्शिता वहीं पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसने देखा अथर्व और अभिमन्यु दोनों ही वहां से बाहर जा चुके थे। इप्शिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो यही सब सोच रही थी कि तभी एक वेटर उसके पास आकर बोला, मैम, कुछ लेंगे? उस वेटर के बोलने पर इप्शिता वैसे अपनी सोच से बाहर निकली और उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी लेकर आओ प्लीज, थोड़ा जल्दी, नहीं तो हमारा सिर फट जाएगा दर्द से। बहुत ही परेशान होते हुए इप्शिता ने ये कहा और वेटर तुरंत ही उसकी कॉफी लेने के लिए चला गया। 2 मिनट में ही वो उसकी कॉफी लेकर आया और उसके टेबल पर रख दी। इप्शिता ने कॉफी पी और कुछ देर बाद कॉफी खत्म होते ही वो वहां से उठकर जाने लगी। इप्शिता ने अपना पर्स और फोन उठाया और वो सीधे कैफे से बाहर निकल गई। इप्शिता के दिमाग में इस समय काफी सारी बातें चल रही थीं। वो अभिमन्यु के बारे में सोच रही थी। वहां से बाहर निकलकर खुद से बात करते हुए इप्शिता ने अपने मन में सोचा, आज भी अभिमन्यु से हमारी कोई बात नहीं हो पाई। अब हमें फिर से उन्हें मिलना पड़ेगा। और अथर्व सर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि हमने उन्हें 3 बार कॉफी पर चलने से मना किया और आज उन्होंने हमें यहाँ अभिमन्यु के साथ देख लिया। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। अभी हमारी कोई बात भी नहीं हो पाई, तो हम कल स्टूडियो पहुंचकर किसी तरह से उन्हें तो समझा लेंगे, लेकिन अभी तो हमारे लिए सबसे बड़ा हेडेक अभिमन्यु है। इप्शिता अभिमन्यु के बारे में सोचते सोचते घर पहुंच गई। जब वो अपार्टमेंट में आई तो शाम के 6 बज चुके थे। जैसे ही इप्शिता अपार्टमेंट में पहुंची तो उसने देखा उदय की कार पहले से ही पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, भाई, ऑफिस से आज इतनी जल्दी आ गए क्या? अब अगर वो हमसे पूछेंगे कि हम कहाँ गए थे तो उन्हें क्या जवाब देंगे? इप्शिता लिफ्ट में थी और वो यही बात सोचने लगी। वहीं अपार्टमेंट में उदय सीधे इप्शिता के रूम में गया। उसने देखा इप्शिता रूम में नहीं थी। वो बाहर निकलकर आया और उसने नंदिनी की माँ से पूछा, मॉम, इशू कहाँ है? वो अपने रूम में नहीं है। नंदिनी, जो सोफे पर बैठकर पानी पी रही थी, उसने ये बात सुनते ही अपनी माँ की तरफ देखा। नंदिनी की माँ किचन से बाहर आते हुए बोली, अरे, वो इप्शिता रूम में बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो गई थी, तो वो नीचे गार्डन तक गई है। उदय ने ये बात सुनते ही नंदिनी की तरफ हैरानी से देखा। नंदिनी, जिसके हाथ में पानी का ग्लास था, उसने पानी का ग्लास टेबल पर रखकर खड़ी हुई और उदय के बगल में आकर बोली, अगर इशू नीचे गार्डन तक गई थी तो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? उदय ने नंदिनी की तरफ देखकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन हम अभी नीचे से ही तो आ रहे हैं, हमें तो इशू कहीं पर भी नजर ही नहीं आई, है ना? नंदिनी ने थोड़ा सोचकर उदय की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, इशू तो हमें कहीं नहीं दिखी मॉम। आर यू श्योर इप्शिता नीचे गार्डन तक गई है? नंदिनी की माँ ने कहा, हाँ, उसने मुझे तो यही कहा था। मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन उसने मुझे अपने साथ चलने को मना कर दिया, तो मैंने भी उससे जबरदस्ती नहीं की। उदय ने नंदिनी की माँ की ये बात सुनी तो उसके दिमाग में कई सारी बातें आने लगीं। उदय को इस तरह परेशान देखकर नंदिनी ने कहा, अब आप क्या सोच रहे हैं? उदय ने धीरे से अपना सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। इतना बोलकर उसने अपना फोन निकाला और वो इप्शिता को कॉल करने लगा। जैसे ही उदय ने फोन में नंबर डायल किया तो इप्शिता के फोन की आवाज उन दोनों को सुनाई देने लगी। तभी घर की डोरबेल बजी। नंदिनी भागते हुए दरवाजे के पास गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने इप्शिता खड़ी थी। उसने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, आ गई हूँ। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम तो आ गए, लेकिन तुम कहाँ गई थी?
इप्शिता ने नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, हम थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए गार्डन तक गई थीं। आंटी ने नहीं बताया क्या, हम उन्हें बताकर गई थीं। इतना बोलकर इप्शिता घर के अंदर आई। उदय वहीं हाथ बांधकर सामने खड़ा हुआ था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता ने नंदिनी के बात का जवाब दिया, हम थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए गार्डन तक गए थे। आंटी ने नहीं बताया क्या, हम उन्हें बता कर गए थे। इतना बोलकर इप्शिता घर के अंदर आई। उदय वहीं हाथ बांधकर सामने खड़ा हुआ था। उसने इप्शिता को घूरते हुए कहा, इशी, कहाँ गई थी आप, वो भी ऐसे अकेले? इप्शिता उदय के चेहरे की तरफ देखने लगी। उदय उस समय काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं थी और उसने सख्त आवाज में उससे सवाल पूछा था। उसे देखकर इप्शिता थोड़ा सा घबरा गई। उसने अपने मन में कहा, कहीं उदय भाई को हम पर शक नहीं हो गया है? वो इतना सीरियस होकर क्यों पूछ रहे हैं? अब क्या कहूँ? इप्शिता को इस तरह सोचते देखकर उदय 2 कदम आगे बढ़ा और इप्शिता के ठीक सामने आकर खड़े होते हुए बोला, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो हमारी बात का। कहाँ गई थी आप? क्योंकि हम अभी नीचे से ही आ रहे हैं और आप हमें गार्डन में, क्या पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के आसपास भी कहीं नजर नहीं आई? इप्शिता उदय की ये बात सुनकर नंदिनी की ओर देखने लगी। नंदिनी इप्शिता के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर समझ गई थी कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो उदय के पास आकर बोली, क्या कर रहे हैं उदय? आप इस तरह उसे इतना डराते हुए पूछेंगे तो वो कुछ भी नहीं बता पाएगी। उदय ने फिर से एकदम सीरियस आवाज में पूछा, इशी, बताओ हमें, कहाँ गई थी? इप्शिता ने थोड़ा सा अटकते हुए कहा, वो एक्चुअली हम गार्डन गए थे, लेकिन गार्डन में काफी शोर हो रहा था। वहां पर बहुत डिस्टर्बेंस था, छोटे बच्चे भी थे, इसलिए टहलते हुए हम बस थोड़ा सा आगे चले गए। लेकिन जब हमने टाइम देखा कि शाम हो रही है तो फिर हम वापस आ गए। इप्शिता बोल ही रही थी और तभी नंदिनी ने कहा, ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे अकेले मत आया जाया करो। और वैसे भी आप जल्दी एक सुपर मॉडल बनने वाली हो और तुम्हारा इस तरह से अकेले बाहर घूमना सही नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कैसे कैसे तरह के लोग होते हैं, उनमें से कुछ सिर फिरे पागल फैन भी हो सकते हैं तुम्हारे। बस इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ओके? इप्शिता ने नंदिनी की बात सुनकर धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और तभी नंदिनी ने कहा, अच्छा जाओ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। उदय अभी भी इप्शिता की तरफ ही देख रहा था और उसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो अभी भी इप्शिता की बात पर यकीन नहीं कर पाया था। नंदिनी ने जैसे ही उदय के फेस के एक्सप्रेशन देखे, वो समझ गई कि उदय को अभी भी इप्शिता पर यकीन नहीं हुआ है और तभी वो उदय के पास आई। उसने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं आप उदय? चलिए आप भी चलकर फ्रेश हो जाइए, फिर हम सब साथ में डिनर करेंगे। नंदिनी इप्शिता के रूम की तरफ देख रही थी और तभी वो उदय का हाथ पकड़कर उसे रूम में लेकर आई। उदय चेंज करने के लिए वॉशरूम में गया और वहीं नंदिनी तुरंत अपने रूम से बाहर निकली। वो इप्शिता के कमरे में गई। इप्शिता वहीं बेड पर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। उसने अपने मन में कहा, हमने भाई से झूठ तो बोल दिया है, लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो? इप्शिता काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। तभी नंदिनी इप्शिता के रूम के अंदर आई। उसने इप्शिता के बगल में आकर बैठते हुए कहा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या सोच रही हो तुम? कुछ मुझे बताओ। जैसे ही नंदिनी को देखा, वो जल्दी से अपने बेड पर से उठकर खड़ी हो गई और उसे इस तरह हड़बड़ाते देखकर नंदिनी ने कहा, क्या बात है इशू, इतनी परेशान क्यों हो तुम? इप्शिता ने जल्दी से नहीं में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, हम परेशान नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, इशू, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और तू भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि मैं तेरी भाभी होने से पहले तेरी बेस्टी हूँ और तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। इसलिए सच सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? इप्शिता ने जैसे ही नंदिनी की ये बात सुनी, वो नंदिनी की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी नंदिनी ने कहा, मैं जानती हूँ तुमने बाहर अभी उदय से झूठ बोला है, लेकिन मैंने उनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी अगर अभी वो तुमसे ज्यादा कुछ पूछेंगे तो तुम शायद और भी ज्यादा परेशान हो जाओ। इसलिए चलो आप चुपचाप से मुझे बताओ, आखिर बात क्या है?
नंदिनी इतना बोलकर इप्शिता की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, तभी इप्शिता ने नंदिनी को अपने गले लगा लिया और उसे जितनी भी टेंशन थी और उस समय वो जितनी ज्यादा डरी हुई थी, उसने वो सब कुछ बिना सोचे समझे ही नंदिनी को बताना शुरू कर दिया। वो उसके गले लगते ही रोने लगी। उसे इस तरह रोते देखकर नंदिनी ने कहा, मैं जानती थी तुम परेशान तो हो, बताओ इशू, कहाँ गई थी तुम? कहीं तुम अभिमन्यु जीजू से मिलने तो नहीं गई थी ना? जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, इप्शिता ने उसकी तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाकर हाँ कहा और नंदिनी ने इप्शिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, मैं समझ गई थी, बताओ क्या हुआ वहां पर, क्या कहा अभिमन्यु जीजू ने? इप्शिता नंदिनी की तरफ देखकर बिल्कुल उदास होते हुए बोली, वो हमसे बात करना चाहते थे, इसीलिए ही वो आज सुबह सुबह यहाँ पर आए थे। और तुम्हें पता है, कल जब हम वापस आ रहे थे तब भी रास्ते में हमें अभिमन्यु मिले थे। जैसे ही नंदिनी ने इप्शिता की बात सुनी, उसने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, क्या सच में अभिमन्यु तुझे रास्ते में मिले थे? मतलब उन्होंने क्या कहा था तुझे, और आज फिर तुम उनसे मिलने गई तो क्या बात हुई, मुझे पूरी बात बताओ। इप्शिता नंदिनी की तरफ देखते हुए बोली, वो बस हमसे बात करना चाह रहे थे और वही उनकी सफाई कि वो उस दिन मंडप में क्यों नहीं आए, और वही सारी बातें बता रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी मजबूरी थी और भी बहुत कुछ, लेकिन आज जब शाम को मैं उनसे मिलने गई तो एक प्रॉब्लम हो गई। नंदिनी इप्शिता की बात सुनकर थोड़ा हैरानी से बोली, कैसी प्रॉब्लम? इप्शिता ने थोड़ा सा घबराते हुए उसे बताया, जिस कैफे में हम अभिमन्यु से मिलने गए थे, उसी कैफे में अथर्व सर आ गए और उन्होंने हमें अभिमन्यु के साथ देख लिया। नंदिनी ये बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, क्या अथर्व सर ने तुम्हें अभिमन्यु के साथ देख लिया? मतलब उन्हें लग रहा होगा कि मैंने उनसे झूठ बोला। इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाकर हाँ कहा, हाँ, उन्हें ऐसा ही कुछ लग रहा था, लेकिन मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं कल आकर उन्हें सारी बातें समझा दूंगी। अथर्व सर को तो मैं संभाल लूंगी, बस मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं अब अभिमन्यु कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। तुमने तो देखा ना नंदिनी, भाई अभिमन्यु को लेकर कितने ज्यादा नाराज हैं, और जिस तरह से उन्होंने आज अभिमन्यु पर हाथ उठाया, हमें तो ये देखकर डर ही लग रहा था। नंदिनी, तुम प्लीज प्रॉमिस करो, तुम भाई को कुछ भी नहीं बताओगी। नंदिनी इप्शिता की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई और तभी इप्शिता ने नंदिनी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, प्रॉमिस करो नंदिनी, तुमने अभी हमसे कहा था ना कि तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड पहले हो और भाभी बाद में, इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज तुम भाई को कुछ भी मत बताना। हम नहीं चाहते कि भाई हमारी वजह से टेंशन में आए और वो अभिमन्यु पर फिर से हाथ उठाएं। इप्शिता की ये बात सुनकर नंदिनी ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, मैं उदय से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अब तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ और चलो बाहर चलकर हम डिनर करते हैं। उसके बाद तुम मुझे पूरी बात बताना। और तुम मुझे ये बताओ, जब अथर्व सर को ये पता चला कि तुम वहां अभिमन्यु से मिलने आई हो, तो क्या उन्होंने अभिमन्यु के बारे में पूछा कि वो कौन है? इप्शिता ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा। हाँ, उन्होंने पूछा था और हमने बोला कि वो मेरे फ्रेंड हैं, और फिर उन दोनों में थोड़ी गर्मा गर्मी होने लगी थी, इसलिए हमने उन दोनों को ही वहां से वापस जाने को बोल दिया और बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे कुछ समझ नहीं आया नंदिनी, ये सब क्यों हो रहा है? हम अपनी लाइफ में कितने ज्यादा खुश थे। हाँ, हमें काफी टाइम लगा और भले ही बड़ी मुश्किल से, लेकिन हम मूव ऑन हो चुके थे। उसके बाद फिर से क्यों अब अभिमन्यु हमारी लाइफ में वापस आ रहे हैं? नंदिनी ने इप्शिता के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम ही तो हमेशा कहती हो ना कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, तो आई होप आगे भी सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा। नंदिनी की ये बात सुनकर इप्शिता ने अपनी आंखें कस कर बंद की और उसने धीमी आवाज में कहा, आई होप सब अच्छा ही हो। इप्शिता वैसे ही परेशान वहां पर बैठी हुई थी और तभी नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अब हम लोग बाहर चलते हैं, वैसे भी उदय फ्रेश हो गए होंगे, और अगर वो मुझे अब यहाँ तुम्हारे साथ देखेंगे तो फिर कहीं उन्हें शक ना हो जाए। नंदिनी की इस बात पर इप्शिता मजाक में बोली, हम दोनों ऐसा कुछ तो नहीं कर रही हैं जिससे भाई को शक हो जाएगा, और वैसे भी हम स्ट्रेट हैं और तुम भी। इप्शिता की ये बात सुनकर नंदिनी ने हंसते हुए उसके कंधे पर मारा और बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल इसी शक की बात कर रही थी मैं भी। बेस्ट फ्रेंड के साथ सीक्रेट अफेयर, वैसे भी हस्बैंड लोगों को अपनी वाइफ के बेस्ट फ्रेंड कुछ खास पसंद नहीं आते। नंदिनी ने भी उसका साथ देते हुए ये बात बोली तो इप्शिता हंसने लगी।
उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई तो नंदिनी ने भी राहत की सांस ली और फिर वो दोनों ही एक साथ उसके कमरे से बाहर निकल आईं। इप्सिता नंदिनी के साथ सीधे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और सब एक साथ डिनर करने लगे, लेकिन उदय एकदम सीरियस होकर बैठा हुआ था। नंदिनी और उसकी माँ दोनों ही इप्सिता से बातें कर रही थीं, लेकिन उदय ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। वो बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में अभिनव को वो सारी चीजें काफी ज्यादा इरिटेटिंग लग रही थीं। उसने जब देखा कि माँ सा जिस तरह से बेहोश हुई और सब लोग उनके आगे पीछे लग गए, कोई डॉक्टर को फोन कर रहा था तो कोई डॉक्टर के साथ बातें कर रहा था, वो ये सब कुछ देखकर अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, ओ गॉड, ये राजमहल परिवार के लोग सब ऐसे ही होते हैं क्या? कितनी ज्यादा ड्रामेटिक हैं ये लोग। और ये औरत इतनी क्या नौटंकी दिखा रही है? थोड़ा सा बेहोश ही तो हुई थी, उसके लिए इतने सारे डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी? ये अमीर लोग और उनके अलग अलग चौंचले। अभिनव वहीं पर अपना हाथ बांधकर खड़ा था और तभी उसने कहा, खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, जो भी करना है करें, मुझे तो बस अपना देखना है। इतना बोलकर वो राजमहल में इधर उधर घूम रहा था और तभी उसने राजमहल की सारी एंटीक चीजों को देखते हुए कहा, यहाँ की सारी सजावट में तो इन लोगों ने काफी पैसा लगा दिया है। इतना पैसा गरीब बच्चों पर खर्च करते तो ये लोग शायद और ज्यादा ही अमीर होते। अभिनव इतना बोलते बोलते सीधे महल की गैलरी में पहुंचा और राजमहल की गैलरी में उसे काफी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नजर आईं जो काफी ज्यादा महंगी थीं। और वहीं जगह जगह पर नौकरों को देखकर वो बोला, अगर यहाँ पर ये लोग ना होते तो इनमें से कई सारी पेंटिंग्स को तो मैं यहाँ से उड़ा ले जाता और काफी महंगे दामों में इन्हें बेच देता। टू बी कंटिन्यूड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 125। अभिनव इतना बोलते बोलते सीधे महल की गैलरी में पहुंचा। राजमहल की गैलरी में उसे काफी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नजर आईं जो काफी ज्यादा महंगी थीं। वहीं जगह जगह पर नौकरों को देखकर वो बोला, अगर यहाँ पर ये लोग ना होते तो इनमें से कई सारी पेंटिंग्स को तो मैं यहाँ से उड़ा ले जाता और काफी महंगे दामों में इन्हें बेच देता। इतना बोलकर अभिनव आगे बढ़ा और उन पेंटिंग्स को छू कर देख रहा था कि तभी पीछे से एक राजमहल का नौकर आया। उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, आपको कुछ चाहिए क्या सर? जैसे ही अभिनव ने वो आवाज सुनी वो घबरा गया और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे किया। उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इसे देख रहा था, काफी अच्छी है ये। वो नौकर अभिनव की बात सुनकर अपना सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसे ऐसे जाते देखकर अभिनव बोला, ये लोग बात बात पर अपना सिर क्यों झुकाने लगते हैं? बहुत ही अजीब है ये सब, पता नहीं किसने बनाए होंगे ये ऐसे नियम। इतना बोलकर वो आगे बढ़ा। तभी वहां पर कियारा और अदिति, जो माँ सा के कमरे से बाहर निकलकर आ रही थीं, उन दोनों ने जैसे ही अभिनव को देखा वो दोनों साइड से निकलकर जाने लगीं। लेकिन तभी अभिनव ने कहा, आप दोनों कहाँ जा रही हैं? अभिनव के इस तरह से बोलने पर कियारा ने तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अदिति ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास गई। बोली, क्या आप सच में हमारे बड़े भाई हो? अभिनव ने अदिति की बात सुनकर हैरानी से उसे देखते हुए कहा, मैं और तुम्हारा भाई? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तो तुम लोगों को जानता तक नहीं। जैसे ही उसने ये बात कही, कियारा की भौहें सिकुड़ गईं और वो उसे घूरते हुए देखने लगी। तभी पीछे से नरेंद्र और पल्लवी आ गए। तभी नरेंद्र ने अभिनव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो अभिनव, ये दोनों तुम्हारी बहनें हैं। ये मेरी बड़ी बेटी कियारा और ये मेरी छोटी बेटी अदिति है। और तुम दोनों क्या यहाँ पर खड़ी होकर अभिनव से क्या सवाल जवाब कर रही हो? कियारा ने अपनी माँ बाप की तरफ देखकर अपने मन में कहा, आखिर माँ और बाबा सा के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या सच में ये हमारे भाई हैं? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, और इसकी बराबरी हम अभिमन्यु भाई साहब से तो कर ही नहीं सकते। कियारा ये सारी बातें सोचते हुए अभिनव को घूर रही थी। जैसे ही अभिनव की नजर उस पर गई, वो धीमी आवाज में बोला, इसे हो क्या गया है? ये मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? वहीं अदिति ने अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, हम कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, वो तो बस मैं ही भाई से पूछ रही थी कि ये सच में हमारे भाई हैं या फिर।
इससे पहले कि अदिति अपनी बात पूरी कर पाती, पल्लवी ने उसे डांटते हुए कहा, ये सच और झूठ क्या होता है? वो है तुम्हारा भाई और इस बात में कोई दो राय नहीं है, समझी तुम? अब तुम लोग मेरे बेटे को परेशान मत करो, जाओ अपने अपने कमरे में जाओ तुम लोग। इतना बोलकर अदिति और कियारा दोनों अपने कमरे की तरफ जाने लगीं। तभी पल्लवी अभिनव के पास आई। उसने अभिनव के गाल को छूते हुए कहा, इतने दिनों बाद मेरा बेटा मेरे पास आया है। आज मैं सच में पेट भरकर खाना खिलाऊंगी तुम्हें और सुकून की नींद सो पाऊंगी। नरेंद्र ने पल्लवी की बात सुनकर कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी भाभी सा ने अभी जिस तरह बेहोश होकर पूरे राजमहल में नौटंकी फैलाई है, उसे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि अब राजमहल के बाकी लोग तो खाना खाएंगे नहीं, और वैसे भी हमें और किसी की जरूरत भी नहीं है। पल्लवी, जाइए आप, हम तीनों का खाना लेकर कमरे में लगाइए, हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। अभिनव ने जैसे ही नरेंद्र की ये बात सुनी, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मैं आप लोगों के साथ खाना क्यों खाऊंगा? मैं अकेले खा लूंगा, वैसे भी मुझे अकेले ही खाना खाने की आदत है। पल्लवी ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने उसकी ठुड्डी पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो बेटा? तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ सा कितने दिनों तक तुमसे दूर थीं, और आज जब तुम हमें मिले हो तो हम ऐसे कैसे तुम्हें अकेले खाना खाने दें? और वैसे भी तुम अकेले खाना इसलिए खाते थे क्योंकि हम तुम्हारे साथ नहीं थे, लेकिन अब तो हम साथ हैं ना। अभिनव पल्लवी की बात सुनकर उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देखने लगा। नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। अभिनव पल्लवी और नरेंद्र की बातों से काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। जैसे ही नरेंद्र ने उसे कमरा दिखाने की बात कही, वो नरेंद्र की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कब तक यहाँ रहना पड़ेगा? नरेंद्र उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, आप कैसी बात कर रहे हो बेटा? आप हमारे बेटे हो और अब आप हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहोगे। अभिनव ने उसकी तरफ हैरानी से कहा, क्या हमेशा? उसने जैसे ही ये बात पूछी, नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हमेशा, और आप नहीं जानते, एक बार अगर आप इस राजमहल के राजा बन गए तो फिर आपके हाथ में पावर ही पावर होगी। पैसा, पावर, ये सारे नौकर चाकर, सारे लोग, यहाँ तक कि शहर के लोग भी, सब आपका कहना मानेंगे। सब कुछ आपके हाथ में होगा और सब आपकी इज्जत करेंगे। आपका फैसला ही आखिरी होगा और कोई आपके आगे बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये सब बोलते हुए वो अभिनव की तरफ देखकर मुस्कुराया। वो अभिनव को एक्साइटेड करने की कोशिश कर रहा था। उसने ये बात बोली, लेकिन अभिनव थोड़ा शांत था और वो सोच में डूब गया। नरेंद्र इतना बोलकर उसे उसका कमरा दिखाने के लिए लेकर गया। वो अभिमन्यु के बगल वाला कमरा था, जो अभिमन्यु के जितना ही बड़ा था और अभिमन्यु के कमरे की जैसी ही उसकी सजावट भी थी। वो उस कमरे को देखकर बिल्कुल शॉक हो गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो सब सच है या सपना, और क्या सच में हमेशा के लिए अब से वो इतने बड़े और आलीशान कमरे में रहेगा। उसने हैरानी से नरेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, ये सच में मेरा कमरा है? नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी नरेंद्र ने अभिनव का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमें आपको एक ऐसी चीज दिखानी है जिसे देखकर आप अपने होश खो बैठेंगे। अभिनव उसकी ये बात सुनकर उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगा। उसने अपने मन में कहा, अब ये मुझे ऐसा क्या दिखाने वाले हैं? इससे भी ज्यादा कुछ और बचा है क्या? अभिनव ये बात सोच ही रहा था कि तभी नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसको सीधे अपने कमरे में लेकर आया। वहां पर पल्लवी 2 नौकरों के साथ खड़ी थी और वे नौकर टेबल पर खाना लगा रहे थे। पल्लवी उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। जैसे ही उसने अभिनव के साथ नरेंद्र को कमरे के अंदर आते हुए देखा, वो जल्दी से आगे आई और उसने अभिनव का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ बेटा बैठो, हम एक साथ डिनर करते हैं। इतना बोलकर वो उसे जबरदस्ती वहीं सोफे पर बैठाने लगी। पल्लवी को इतना टची और इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते देखकर अभिनव काफी ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहा था। उसने पल्लवी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। तभी पल्लवी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और वो बोली, बताओ क्या खाओगे? हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। इतना बोलकर वो उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगी। उसने अभिनव के बिल्कुल बगल में बैठकर उसे अपने हाथ से खाना खाने वाला बनाया और उसके मुंह के पास ले जाकर खिलाने लगी। अभिनव ने पहला निवाला तो उसके हाथ से खा लिया। नरेंद्र वहीं बगल में बैठकर वो भी उसके साथ ही खाने लगा।
अभिनव को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो काफी ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहा था। इसलिए जैसे ही वो उसे दूसरा निवाला भी अपने हाथ से खिलाने चली, उसने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, रहने दीजिए आप, मैं खुद से खा लूंगा। भगवान ने मुझे भी हाथ दिए हैं जो फिलहाल तो सही सलामत भी हैं। इतना बोलकर वो पल्लवी के हाथ से खाने की प्लेट लेने लगा। पल्लवी ने जैसे ही अभिनव के मुंह से ये सुना, वो उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? हम आपकी माँ हैं, तो आप हमें माँ सा कहकर बुलाइए और आप हमेशा ही सलामत रहें, हमारी यही दुआ है बेटा। अभिनव ने जैसे ही ये बात सुनी, वो नरेंद्र की तरफ घूरते हुए देखने लगा। नरेंद्र ने कहा, वो सही कह रही है अभिनव बेटा, वो आपकी माँ है, तो आप इन्हें माँ सा कहकर ही बुलाइए। नरेंद्र की बात सुनकर उसने पल्लवी को घूरते हुए कहा, ये और मेरी माँ, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, और आज से आप हमें बाबा सा और पल्लवी को माँ सा ही कहकर बुलाएंगे। नरेंद्र ने ये बात थोड़ी सख्ती से कही। अभिनव के पास और कोई चारा नहीं था, तो आखिर उसने नरेंद्र की बात मानते हुए कहा, ठीक है बाबा सा। अभिनव ने जैसे ही ये बात कही, पल्लवी ने उसे फिर से अपने हाथों से खिलाते हुए कहा, एक बार ये खाकर देखो बेटा, आपको बहुत पसंद आएगा। इतना बोलकर वो जबरदस्ती अभिनव के मुंह में अपने हाथों से निवाले खिलाने लगी। अभिनव इरिटेट हो गया और वो उठकर खड़े होते हुए बोला, अरे अगर आप ऐसे करेंगी तब तो मुझे जितनी भूख लगी है वो भी मर जाएगी। प्लीज देखिए, मुझे अभी तक अकेले खाने की ही आदत थी, तो इतना ज्यादा राजकुमार वाला ट्रीटमेंट मैं नहीं झेल सकता। प्लीज आप लोग भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करिए, मैं अकेले खा लूंगा। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगा। तभी पल्लवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है अभिनव बेटा, हम अब आपको नहीं खिलाएंगे, लेकिन प्लीज हमारे साथ यहीं पर बैठकर खाना खा लो। अभिनव ने पल्लवी की तरफ देखा। वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर बात बोल रही थी, तो उसने उसकी बात मान ली और वहीं पर चुपचाप बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ इप्शिता खाना खाकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। नंदिनी ने भी जैसे ही खाना खत्म किया, वो उदय के साथ अपने कमरे में नहीं गई, बल्कि वो इप्शिता के कमरे की तरफ जाने लगी। नंदिनी को इप्शिता के पास जाते देखकर उदय ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उससे पूछा, क्या बात है नंदिनी, आप कहाँ जा रही हैं? नंदिनी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो एक्चुअली मैं इप्शिता के पास जा रही हूँ। वो सुबह से बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी ना, और मैं ज्यादा देर उससे बात भी नहीं कर पाई। और सुबह अभिमन्यु जीजू के आने के बाद इप्शिता का सिर भी दर्द होने लगा था, तो मैं थोड़ी देर उससे कुछ बात करना चाहती हूँ। उदय, आप कमरे में चलकर सोइए, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उदय नंदिनी की बात सुनकर कुछ नहीं बोला और वो कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी वो अचानक से रुका और उसने नंदिनी की तरफ घूरते हुए देखा और वो चलते चलते रुक गया। उदय को इस तरह रुकते देखकर नंदिनी थोड़ी सी परेशान हुई और उसने उसी तरह कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या बात है, आप रुक क्यों गए उदय? उदय ने एकदम सीरियस आवाज में कहा, नंदिनी, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि अभिमन्यु आपकी जीजू नहीं है और ना ही वो अब उस काबिल है कि वो हमारी इप्शिता से शादी कर सके। इसलिए अब आप भूल कर भी उन्हें जीजू मत कहिएगा, हमारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। नंदिनी ने उदय की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और वो धीमी आवाज में बोली, ठीक है, मैं समझ गई। उदय ने उसकी तरफ देखकर कहा, अच्छा है, जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएं और इप्शिता भी। इससे पहले कि नंदिनी और कुछ बोल पाती, उदय चुपचाप अपने कमरे की तरफ ही चला गया। टू बी कंटिन्यूड।